अस्सलाम वालेकुम। हम ना जनरल फार्माकोलॉजी अब करने लगे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स ये होता है कि बॉडी जो सी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, और जो ड्रग बॉडी के साथ करती है वो होता है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स को आपने आदमी से याद रखना है। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन होती है कि ड्रग जो सी एडमिनिस्ट्रेशन से प्लाज्मा में आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन होती है मूवमेंट ऑफ ड्रग प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम से इंटरसेलुलर फ्लूइड। मेटाबॉलिज्म होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग, और एलिमिनेशन होती है कि ड्रग को बॉडी से रिमूव करना। रूट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, एक होता है एंटर और एक होता है पार एंट्रल। ये हमने लिपन से करना है। सबसे पहले ओरल होती है। ओरल जो सी ड्रग होती हैं, इसके एडवांटेजेस ये होते हैं, ये चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, हमारे पास इजी टू एडमिनिस्ट्रेट होता है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड होता है और मोस्ट कॉमन होता है। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये हमें कोई फूड इसके साथ इंटरेक्ट करके इसकी एब्जॉर्प्शन कम कर सकता है। पेशेंट की कंप्लायंस ज़रूरी होती है और हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी कम होती है और फर्स्ट पास इफेक्ट आ सकता है। सब लिंगुअल जो से इसमें ड्रग यूज़ होती हैं, ऐसे वो पैनाडोल वगैरह, मोक्सिसिलिन वगैरह, सब लिंगुअल होता है, ज़ुबान के नीचे रखना, और इसका बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता इतना। और इसकी डिस्ट्रक्शन भी एंजाइम से नहीं होती क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्टली ब्लड में एंटर हो जाती है। इमीडिएट एमरजेंसी में यूज़ होती है। ये लिमिटेड होती है कुछ ड्रग्स के ऊपर, और अगर ये स्वालो कर ले तो इसका जो सा है वो इफ़ेक्ट जो सा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए इसको डायरेक्टली एंटर इसने करना होता है, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह। उसके बाद जी आईवी में हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट, एमरजेंसी में जब लार्ज वॉल्यूम देने हो तब हम यूज़ करते हैं, और जब हाई मोलिकुलर वेट की चीज़ें देने हो तब यूज़ करते हैं। ये हम ऑयली प्रिपरेशन इससे नहीं देते। बोलस जोन्स है वो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट का एंटीडोट लगाना बहुत मुश्किल है और एंटी एसेप्टी टेक्निक इसमें चाहिए होती है, जबकि ओरल का एंटीडोट हमें आसानी से मिल जाता है। वैलेंकोमाइसिन, हेपारिन इसकी एग्जांपल है। उसके बाद इंट्रामस्कुलर जो सा होता है, इसकी हमारे पास ये सूटेबल ड्रग है लार्ज वॉल्यूम के लिए, ऑयली मॉडरेट वॉल्यूम के लिए, ऑयली प्रिपरेशंस के लिए, और हमारे पास ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर भी कर लेते हैं, लेकिन ये पेनफुल होती है और इंट्रामस्कुलर हैमरेज कर देती है, जिसकी वजह से कैरेटिन काइनेज का लेवल ज़्यादा कर देती है। इसमें आते हैं हेलोपेरिडोन और मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन, और वैक्सीन्स भी सारी आईएम ही होती हैं। उसके बाद सबकुटेनियस में सूटेबल होती है स्लो रिलीजर्स के लिए, और आइडियल है जो कि पुअरली सोलेबल होती हैं सस्पेंशंस। ये हमारे पास ये भी पेन कर सकती है, और ये जब लार्ज वॉल्यूम देने हो तो हम ये नहीं देते। इंसुलिन, एपिनेफ्रिन और हेपारिन हम सबकुटेनियस दे देते हैं। इन्हलेशन जो सा होता है, ये गैसेस के लिए, पल्मोनरी जिसमें हमें लोकलाइज्ड इफेक्ट चाहिए हो और पल्मोनरी इफेक्ट से बचना हो और इमीडिएट चाहिए हो, उसमें यूज़ होता है। हम ये सब बहुत एडिक्टिव रूट है, और इसके कुछ लोग जो से होते हैं बूढ़े लोग, उनको इन्हेलर यूज़ करने में भी मुश्किल आती है, तो ये रूट इसलिए भी हम कई लोगों को नहीं देते। ये इसके डिसएडवांटेज एल्ब्यूटर और फ्लूटिकासोन हम इससे देते हैं। टॉपिकल जैसे कोई क्रीम वगैरह लगानी हो तो लोकल इफेक्ट इससे आता है। ये आइज़ वगैरह के लिए यूज़ हो जाती हैं ईजी, ये बंदा सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकता है, और इसके कुछ सिस्टेमिक इफेक्ट भी कभी कभी आ जाते हैं। उन ड्रग्स के लिए नहीं सूटेबल जो हाईली लिपिड सोलेबल हो, जो पुअरली लिपिड सोलेबल हो। ट्रांसडर्मल पैच जो सी होती है भी बाईपास फर्स्ट इफेक्ट पास इफेक्ट करती है। आइडियल है जिसमें हमें स्लो और रिलीज़ चाहिए हो, स्लो रिलीज़ चाहिए होती है, और हम ये उन ड्रग्स के लिए आइडियल होती है जो हाईली लिपोफिलिक होती हैं, और कुछ पेशेंट इससे एलर्जिक हो जाते हैं, और ये लिमिटेड है थोड़ी सी ड्रग्स के ऊपर, नाइट्रोग्लाइसरीन और निकोटीन वगैरह। रेक्टल है, रेक्टल में हम बाईपास इफेक्ट, जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो उसको देते हैं, और ये रेक्टल में कोजा को इरिटेट कर सकती है। वेल एक्सेप्टेड रूट नहीं है। प्रोमेथाजिन बिस्कोडाइल जो सा ये ड्रग एब्जॉर्प्शन का टॉपिक करने लगे हैं। ट्रांसफ़र और ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। परमिएशन ये होती है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इन टू एंड इन द मेम्ब्रेन। पैसिव डिफ्यूजन में एक एक्वस होती है जिसके ज़रिए हमारे पास वाटर मूव करता है, वाटर चैनल के ज़रिए एक्वापोरिस करिए। लिपिड डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन को लिपिड सोलेबिलिटी की वजह से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। स्पेशल प्रोटीन होती है, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, एटीपी यूज़ होती है। सोडियम पोटाशियम बमजीनोबायोटिक्स, डोपामीन और एपिनेफ्रिन जो सा होता है ये रिसाइकल होता है नर्व एंडिंग में, तो वहाँ पे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। एंडोसाइटोसिस लार्ज मॉलिक्यूल के लिए होती है। ये इनगल्फमेंट होती है, इनगल्फमेंट मेम्ब्रेन इनगल्फ करती है मॉलिक्यूल के। B12 और आयरन की एंडोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस से मेम्ब्रेन कोटेड मटेरियल जो है वो एक्सपर्ल्ड होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर जब रिलीज़ होते हैं, जो सी हमारे पास है फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पीएच कर सकती है। उसके बाद हमारे पास जी ब्लड फ्लो कर सकता है, टोटल सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। पीएच, एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, कॉन्टैक्ट, ब्लड फ्लो और सरफेस एरिया।
ये पीएच वाले में ज़रूरी था कि हेडरसन और हैज़लबर्ग इक्वेशन है, ये हमें इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्लिनिकली। ये हमें बताती है कि कौन सी कि कौन सी ड्रग है वो कौन से कंपार्टमेंट में मसलन जाएगी, जो क्योंकि हर कंपार्टमेंट की जो सी पीएच होगी ना वो डिफरेंट होगी ना, तो ये हमें ये बताती है। हमें ये भी बताती है कि जो ड्रग हमारे पास फ्रीली फ़िल्टर होती है तो वो लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से किडनी से दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर हमारे पास हमें एसिडिक ड्रग है तो हम उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। अगर वो एसिडिक ड्रग है तो हम यूरिन को अल्कलाइनाइज कर दें, और अल्कलाइन ड्रग है तो उसको एसिडिक कर दें तो हम उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। तो यही, हाँ, यही आइन ट्रैपिंग भी है। तो ये हैंडरसन और हैज़लबर्ग की रिलेशनशिप है, और ये पास का क्वेश्चन था इसलिए ये यहाँ से लिया है। उसके बाद हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी होता है, रेट एंड एक्सटेंट टू विच द ये उतना रेट और एक्सटेंट कितनी ड्रग हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से प्लाज्मा में आई है उसको कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, जब हम आईवी से देते हैं तो 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, और इसका जो सा फॉर्मूला होता है वो होता है बायोअवेलेबिलिटी एरिया अंडर कर्व ओरल और एरिया अंडर कर्व आईवी मल्टीप्लाई बाय 100। देखें आईवी का एरिया अंडर कर्व और ओरल का टाइम और प्लाज्मा कंसनट्रेशन में ग्राफ बनाएंगे। फैक्टर इसको क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट। जब हमारे पास ड्रग जाती है तो ये जीआईटी के एंजाइम से, जीआईटी ल्यूमन में जो से एंजाइम, उनकी वाल में एंजाइम और जो सा लीवर होता है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद आपने बाकी जो से 3 फैक्टर वो सी एन एस से याद रखने हैं। सी से केमिकल नेचर, केमिकल इंस्टेबिलिटी, एन से नेचर और एस से सोलेबिलिटी पे भी ये डिपेंड करती है। फिर उसके बाद बायो इक्वलेंस, और बायो इक्वलेंस का क्या मतलब होता है? दो ड्रग जो सिमिलर बायोअवेलेबिलिटी और सिमिलर टाइम पर पीक दे वो बायो इक्वलेंट है। और उसके बाद जो थेराप्यूटिकली इक्वलेंट का मतलब है कि सेम डोज हो, सेम एक्टिव ग्रेडियंट हो, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, सेम स्ट्रेंथ हो एक्टिव ग्रेडियंट की, और हमारे पास इसके क्लिनिकल और सेफ्टी प्रोफाइल्स भी सेम हो, तो वो थेराप्यूटिकली इक्वलेंट होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि रिवर्सिबल जो सी ड्रग है वो प्लाज्मा को लीव करके इंटरस्टिशियल, और इंटरस्टिशियल को लीव करके जब टिश्यूज़ में जाती है उसको कहते हैं ब्लड फ्लो। जैसे कि हमारे पास ये हमें किस किस पे डिपेंड करती है? ब्लड फ्लो पे, कैपिलरी परमिबिलिटी पे। ब्लड फ्लो जैसे ब्रेन की तरफ ज़्यादा होता है तो प्रोपोफॉल जो ब्रेन पे चल जाती है और बंदा बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी एडिपोज और स्केलेटन मसल में तो बंदे को होश आ जाती है। फिर कैपिलरी परमेबिलिटी, जैसे लिवर में जो सी कैपिलरीज होती हैं वो हमारे पास उसमें फेनिस्ट्रेशंस या फिर उसमें वो स्पेसिस होती हैं तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन एंटर हो जाती है। तो हमारे पास ड्रग का लिपिड सोलेबल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसी ब्रेन में कैपिलरीज होती हैं वो हमारे पास टाइट जंक्शंस होते हैं, तो एंडोथीलियल को क्रॉस करना है तो एंडोथीलियल को ड्रग को लिपिड सोलेबल होना पड़ेगा। प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाए तो ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है, और जैसे जैसे ड्रग क्लियर होती जाती है तो ये एज आ प्रिजर्व काम करती है, और वैसे वैसे ये प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग जो सी अनबाइंड होती जाती है। टिश्यू में कुछ ड्रग एकुमुलेट हो जाती हैं, जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड है, वो एक्रोलिन साइक्लोफॉस्फामाइड अगर ब्लैडर में एकुमुलेट हो जाए तो ये फिर हमारे पास ब्लैडर कैंसर करवा देता है या हेमरेजिक सिस्टाइटिस करा देता है। लिपोफिलिसिटी पे डिपेंड करती है, जितनी ड्रग लिपोफिलिक होगी उतनी उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने पे आसानी होगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द ड्रग इन द बॉडी इन द कंसनट्रेशन सेम एज इट इज़ इन द प्लाज्मा। मसलन इतना वॉल्यूम बॉडी में हो, इतना वॉल्यूम आपको लें किसी घड़े में कि उसमें अगर आप ड्रग डालें तो जो कंसनट्रेशन ब्लड में थी ना उसकी वही कंसनट्रेशन अगर घड़े में हुई तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई रियल नहीं है, ये बस ना वैसे ही उन्होंने है ओ, मतलब ये रियल का मतलब ये नहीं कि मतलब ये थोरेटिकली उन्होंने किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमाउंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द बॉडी, और हमारे पास सी नोट से होता है ड्रग जो सी प्लाज्मा में ज़ीरो टाइमिंग पे कितनी थी। ठीक है, उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लाज्मा कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा फ्लूइड, टोटल बॉडी कंपार्टमेंट। अगर तो ड्रग बहुत बड़ी है और हाई लिपिड सोलेबल भी नहीं है तो सिर्फ वो प्लाज्मा में रहेगी, उसका 4 लीटर होगा, इसमें हेपारिन है। अगर ड्रग स्मॉल है लेकिन हाइड्रोफिलिक है तो वो वेसल से बाहर निकल जाएगी लेकिन टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास है अमाइनो ग्लाइकोसाइड। और अगर हमारे पास ड्रग है जो लिपोफिलिक भी है, स्मॉल भी है, और वो सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी तो उसकी हमारे पास होगी 42 लीटर्स, और इसमें एथेनॉल आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मैंने पहले फार्मूला बता दिया। अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड या डोज डिवाइडेड बाय सी नोट के ज़ीरो पे उसकी कंसंट्रेशन क्या थी। जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास ब्लड में ड्रग कम होगी ये, और उतनी ही किडनीज के पास कम जाएगी तो क्लियरेंस ड्रग की कम होगी।
क्लियरेंस जो सी है ये हम कहते हैं एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जिससे वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट इज़ कम्प्लीटली क्लियर्ड पर यूनिट टाइम, ये क्लियरेंस होती है। क्लियरेंस 0.693 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ होती है। काइनेटिक्स जो से हैं ये भी कर लेते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर का एनेटिक्स है, ये सेकंड ऑर्डर का एनेटिक्स है। इसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन है हमारे पास एलिमिनेट होगी, इसमें कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होगी। जितना रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितनी प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ये इंडिपेंडेंट होती है प्लाज्मा कंसनट्रेशन से। व्हेन कंसनट्रेशन, ये तब फर्स्ट ऑर्डर होते हैं जब कंसनट्रेशन के से कम हो। जब कंसनट्रेशन के से ज़्यादा हो तो जीरो ऑर्डर होता है। अगर हम इसका कर्व देखें टाइम और लॉग ऑफ प्लाज्मा कंसनट्रेशन, तो ये लीनियर आता है। टाइम और लॉग ऑफ प्लाज्मा कंसनट्रेशन पे ये लीनियर आता है और जीरो ऑर्डर का हमारे पास कर्व्स आता है। इसकी कांस्टेंट हाफ लाइफ होती है, इसकी कोई ट्रू हाफ लाइफ नहीं होती। चार डिफरेंस है। कांस्टेंट फ्रैक्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड करेगा हमारे पास प्लाज्मा कंसनट्रेशन पे, के से वैल्यू इसकी कम होगी। कांस्टेंट हाफ लाइफ होगी। मोस्टली ड्रग जो सी होती हैं ये हमारे पास करती हैं इसको फॉलो। फर्स्ट ऑर्डर को फेनिटोन, एस्पिरिन, एथेनॉल जो सी है ये इसको फॉलो करती है। जीरो ऑर्डर को इसके लिए फार्मूला होगा V इक्वल टू वी मैक्स सी ओवर के एम, इसके लिए होगा V मैक्स सी डिवाइडेड बाई सी। मेटाबॉलिज्म यहाँ से करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी थ्रू स्पेशलाइज्ड एंजाइमेटिक सिस्टम, उसको कहते हैं हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। तो इसमें हमारे पास लीवर, GIT, किडनी जो से होते हैं सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास जी पर्पज़ ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ तो ड्रग को इनएक्टिवेट करना, यहाँ फिर ड्रग को प्रो ड्रग हो तो उसको एक्टिवेट करना। इसमें हमारे पास फेज़ 1 फंक्शनलाइजेशन होता है, फेज़ 2 कंजुगेशन होता है। अब मैं आपको फेज़ 2 में हम अनमास्क करते हैं पोलर ग्रुप को या उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें OH, NH2 और SH होता है। हमारे पास कुछ ड्रग होती हैं जो कि जिनको नहीं रिक्वायर होता बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उनमें बेंजाइल, पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मेटफॉर्मिन, अमेटिडीन आता है। प्रो ड्रग होती है जिसको मेटाबॉलिज्म रिक्वायर होता है अपने एक्टिव फॉर्म में आने के लिए। इसकी एग्जांपल हमारे पास हैं एजोथायोप्रिन, मरकैप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट होती है, कोडीन इंटू मॉर्फिन, डाइज़पैम इंटू नॉट डाइज़पैम। उसके बाद कुछ को ये इनएक्टिव मेटाबॉलाइट में कन्वर्ट कर देती है, जैसे वारफेरिन को हाइड्रोक्सी वारफेरिन, फेनिटोइन को हाइड्रोक्सी फेनिटोइन, और कुछ को टॉक्सिक मेटाबॉलाइट बनाती है जैसे एसिटोमाइनोफेन, PQI में जो हेपेटोटॉक्स, साइक्लोफॉस्फोमाइड, एक्रोलिन में जो कि हमारे पास ब्लड टॉक्सिसिटी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जी एसिटोमाइनोफिन है, ये अगर तो इसकी ग्लूक्रोनाइडेशन हो, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो कि टॉक्सिक नहीं होता। अगर ना हो इसकी ग्लूक्रोनाइडेशन तो NaPQI जो कि टॉक्सिक है, तो फिर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की वजह से ये इनटॉक्सिक होता है। उसके बाद हमारे पास जी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस आते हैं हमारे पास फेज़ 1 रिएक्शन में। या आपने होर से याद रखना है, HOR, WH वाला नहीं, होर। हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद हमारे पास फैमिली है जी साइटोक्रोम P450 की, जो इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। इसको क्यों ये नाम मिला साइटोक्रोम CY से, साइटोक्रोम P से पिंक, 450 से 450 में मैक्सिमम लाइट ऑब्जॉर्व करती है। CYP जो सी सुपर फैमिली, 2 फैमिली, D जो सी है वो सब फैमिली, और 6 जो सा आइसोजाइम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी 3 जो सी 1, 2 और 3 फैमिली है ना, वो ड्रग मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। बाकी फैमिलीज कोलेस्ट्रॉल, बाइल सिंथेसिस, स्टीरॉयड सिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाता है जी कुछ ड्रग होती हैं जो नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस होती है, जैसे कि हमारे पास कोलिन एस्टेज से हाइड्रोलिसिस। उसके बाद ऑक्सीडेशन जो सी अमाइंस की होती है, जो सी डोपामीन, एड्रेनलिन, टायरामीन की होती हैं, या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो सा रिएक्शन होता है वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है P450 से। फेज़ 2 हमारे पास होता है जब फेज़ 2 होता है जब हाईली पोलर मॉलिक्यूल को हम उसको इनएक्टिवेट कर दें। इसमें हमारे पास 4 रिएक्शन होते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस थी। इसमें था GSAM से याद रखना है, ग्लूकोनाइडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन। ग्लूकोनाइडेशन होती है मॉर्फिन, डाइऑक्सिन, डाइज़पैम में। एसिटाइलेशन प्रोकैनामाइड से आइसोनियाजिड में, और सल्फोनामाइड में। ग्लाइसिन कंजुगेशन सैलिसिलिक एसिड में, और मिथाइलेशन डोपामीन और एपिनेफ्रिन में। उसके बाद हमारे पास जी प्रीडोमिनेंट जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास होता है ये हमारे पास ग्लूक्रोनाइडेशन का। और ये आप मॉर्फिन का मेटाबॉलिज्म देखें, UDP ग्लूक्रोनाइड ट्रांसफरेज इसमें एंजाइम होता है, और UDP ग्लूक्रोनाइड और मॉर्फिन एक्ट करते हैं, तो मॉर्फिन ग्लूक्रोनाइड, और ये हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड जो कि एक्टिव है, मॉर्फिन 3 जो कि इनएक्टिव हो जाता है। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी ड्रग मेटाबॉलिज्म को, एज, सेक्स, हेरिडिटी, एंजाइम इंडक्शन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, और हमारे पास प्रेगनेंसी।
ये आपको बाकी सारे तो पता ही है, लिवर डिजीज़ होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं सही होगा, किडनी डिजीज़ होगी, एक्सक्रीशन ही होगी, प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारे पास डार्क मेटाबॉलिज्म अल्टर होता है। एज अगर ज़्यादा होगी तो एंजाइम कम होंगे। सेक्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि प्रोपेनोलोल मेल में ज़्यादा उसका मेटाबॉलिज्म होता है, निकोटीन और एस्पायरिन का अभी मेल में, और एरिथ्रोमाइसिन का फीमेल में ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद हम जो से इंड्यूसर्स हैं वो मैं आपको रजिस्टर से करा देता हूँ।